Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, students? I hope you all are very fine. So, the topic of today's lecture is economy of Pakistan. In this lecture, we will take the overview of the economy of Pakistan. What are the circumstances, crises, and what are the factors that include to raise the economy of any country? And what is the history, or we can say, what was the history of Pakistan's economy? And how we are able now to develop this economy, and what are our rights or what are our duties to maintain the economy of Pakistan. What can we do, or how can we increase the GDP growth? Pakistan was one of the few developing countries that had achieved an average growth rate of over 5% over a 4 decade period. पाकिस्तान जो है उन डेवलपिंग कंट्रीज में है जो अपनी ग्रोथ रेट जो इसकी है वो बहुत कम है, 5% ओनली। 4 डिकेड से हमारी जो है यही ग्रोथ चल रही है 89 तक। द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी हैड डिक्लाइन फ्रॉम 40%। जो अगर हम डिपेंड या बात करें आफ्टर द इंडिपेंडेंस से लेकर 1980 तक, तो पॉवर्टी थोड़ा डिक्लाइन हुई उस एरा में 40% तक बाय द एंड ऑफ 1980s। फिर आगे एक टेबल दिया जा रहा है। टेबल 1 lays down the main economic and social indicators in 1947 and compare them with 2004। यहाँ पे 2004 और 1947 का कंपैरिजन दिया गया है कि तब इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी और 2004 में इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। द ओवरऑल पिक्चर दैट इमर्जेस from a dispassionate examination of these indicators is that of a country having made significant economic achievements। इस दौरान, क्योंकि जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो आपको पता है कि वो कितना ज्यादा इस हाल में था कि वो अपनी रोजमर्रा की जरूरियात भी किसी एक फर्द की पूरी नहीं कर सकता। एज अ नेशन सबको एक साथ लेके चलना और अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करना, ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर बहुत सारे लोगों ने मिलकर जो भी जद्दोजहद की, अल्लाह ने साथ दिया और हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को किसी हद तक बेहतर बनाने में कामयाब हुए, जिससे पॉवर्टी रेट भी नीचे आया और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी भी थोड़ी बरकरार हुई। द ओवरऑल पिक्चर यहाँ पे पढ़ लिया हमने, बट इससे a pointing record of social development। अच्छा, the overall picture that emerges from a dispassionate examination of these indicators is that of a country having made significant economic achievement। हमें significant economic achievements तो मिल गई, यानी हमने इकोनॉमिकली कुछ चीजें अचीव कर ली कि इस चीज में अपना रोल बना लिया या अपने पाँव जमा लिए, बट अ डिसअपॉइंटिंग रिकॉर्ड ऑफ सोशल डेवलपमेंट। लेकिन सोशल डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं हुई, यानी आसपास की कंट्री से ताल्लुकात इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो सके थे जब तक। The silent features of Pakistan's economic history are Pakistan is self-sufficient in most food production। जो है उसने अपनी इकोनॉमी कैसे बेहतर करी, वो फूड प्रोडक्शन की तरफ गए, यानी जो उसके पास अनाज या जिस तरह की चीजें थी उनसे फूड प्रोडक्शन करके उसके अंदर वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया। चाहे उसने एक्सपोर्ट नहीं किया, लेकिन वो इतना हो गया कि वो अपने ही लोगों को सपोर्ट कर सके या अपने ही लोगों की खुराक की जरूरियात को पूरा कर सके। पर कैपिटा इनकम्स हैव एक्सपेंडेड मोर देन 6-fold इन यूएस डॉलर टर्म्स। जो पर कैपिटा इनकम, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, ये इकोनॉमी के वर्ड्स हैं, ये इस तरह से लोगों को अमाउंट को कैलकुलेट करना या परसेंटेजेस निकालना या जीडीपी वगैरह जो है, उन सब ये सारी टर्म्स इसके अंदर यूज होंगी। पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द लीडिंग एंड सक्सेसफुल प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड कॉटन टेक्सटाइल्स। फिर उसने इकोनॉमी जो एक क्या बताया उन्होंने कि फूड प्रोडक्शन से, दूसरा कॉटन टेक्सटाइल्स के जरिए अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया। कॉटन कपास जरा कुछ जमीनें हमारे पास थी, यहाँ पे ज़राअत कर रहे थे तो वहां पे कॉटन की ज़राअत की गई, वो अच्छी प्रोडक्शन मिली उसकी, तो उसकी टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री थी छोटे ही पैमाने पे वो एक अच्छी तरह से उसने काम किया और उससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हुई। पाकिस्तान हैज डेवलप अ हाईली डाइवर्सिफाइड बेस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स फॉर डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड मार्केट्स। फिर इसने डोमेस्टिक मार्केट के लिए और वर्ल्ड मार्केट के लिए होम जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाना शुरू की। डाइवर्सिफाइड मतलब कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं, जिस चीज की जरूरत हुई और जो चीज वो लोग बनाने के काबिल थे उस टाइम पे अपनी रिसोर्सेस को देखते हुए उन्होंने वो चीजें बनाई और इंटरनेशनल मार्केट में भी और नेशनल मार्केट यानी अपने ही लोकली दोनों में उसको खरीद फरोख्त या इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में काम में लिया। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क हैज एक्सपेंडेड विद अ वास्ट नेटवर्क ऑफ गैस पावर रोड्स एंड हाईवेज।
पोर्ट्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज। उसके अलावा क्या क्या फिजिकल, ये सारी फिजिकल स्ट्रक्चर या फैसिलिटीज हमारे पास होंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ और भी अच्छी होगी। वो कैसे कि लोग इसके इस वजह से अपने बिजनेसेस रन कर सकेंगे, लोगों का आमदोरफ्त से ट्रांसपोर्टेशन आसान होगी, तो इसलिए वो तरक्की की तरफ ही जाएंगे ऑब्वियसली। These achievements in income, consumption, agriculture, and industrial production are extremely impressive and have lifted millions of people out of poverty levels. चलिए, ये जो achievements हैं in income, consumption, agriculture, industrial production are extremely impressive and have lifted millions of people out of poverty level. इन सारी achievements की वजह से क्या हुआ कि जो इतने सारे लोग पाकिस्तान के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस पॉवर्टी का शिकार थे, उस पॉवर्टी लेवल से बाहर आए। बट दीज डू pale into insignificance when looked against the missed opportunities. लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी जो कि अभी भी मिस थी, और अगर वो लोग कुछ करना चाहे तो नहीं कर सकते थे। द लार्जेस्ट सेटबैक टू द कंट्री हैज बीन द निग्लेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया कि इनकी डेवलपमेंट कैसे करनी है, इनकी एजुकेशन, इनकी हेल्थ, इन सब चीजों को कैसे लेके चलना है। हैड अडल्ट लिटरेसी रेट बीन क्लोज टू 100 इंस्टीड ऑफ क्लोज टू 50 टुडे। अच्छा, ये एक बात है कि उस टाइम पे लोगों में जज्बा था, जुनून था, तो लिटरेसी रेट जो था वो वहाँ 100 तक पहुंच चुका था पाकिस्तान के आगाज में। लेकिन ये 2004 से जो कंपेयर कर रहे हैं, इंस्टीड ऑफ क्लोज टू 52 और अब वो 50 पे आ गया है। इट इज माई एस्टिमेट दैट द पर कैपिटा इनकम वुड हैव रीच्ड एट लीस्ट $1200 इंस्टीड ऑफ $640। पर कैपिटा इनकम जो थी, ये एक आप इस टर्म को सर्च कर लिया कि किस तरह से ये इनकम भी निकाल रहे हैं, पूरे साल की एवरेज किस तरह से निकाल रहे हैं। तो 640 थी, जो कि होनी $1200 चाहिए। मतलब अभी हम इतना पीछे थे जिस टाइम पे कंपेरिजन कर रहे हैं, $600 का फर्क था। Pakistan's manufactured exports in the 1960s were higher than those of Malaysia, Thailand, Philippines and Indonesia. पाकिस्तान की जो चीजें बनी हुई थी वो इस क्वांटिटी में, मतलब इन तीनों चारों कंट्री से भी ज्यादा इनकी एक्सपोर्ट जो है 1960 तक हम इतने स्टेबल हो चुके थे कि एक्सपोर्ट कर रहे थे, और इन कंट्रीज से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे। हेड इन्वेस्टमेंट इन एजुकेटिंग द पॉपुलेशन and upgrading the training skills and health of the labor force been up to the level of East Asian countries. अच्छा, जब ये सब हो गया, मतलब एक्सपोर्ट की बात हो गई, इसके बाद जरिए मुबादला आपके पास आया, आपके हाथ में कुछ मनी आई, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट किस तरफ की गई, ये पॉपुलेशन को एजुकेट करने में, उनकी ट्रेनिंग और स्किल्स, डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करके स्किल्स को डेवलप करके, और हेल्थ ऑफ द लेबर के ऊपर फोकस किया गया कि जो लेबर काम कर रही है उसकी हेल्थ कार्ड और इस तरह के मॉनिटरिंग, ये सब चीजें, और ये सब चीजें ईस्ट एशियन कंट्रीज के लेवल तक की गई है, कि और कंट्रीज में जो लेवल था तालीम का या फिर एजुकेशन का, ट्रेनिंग का, स्किल्स का, हेल्थ का, उस तक इसको पहुंचाया गया। एंड अ पॉलिसी ऑफ ओपननेस टू वर्ल्ड मार्केट वुड हैव बीन मेंटेन विदाउट एनी ब्रेक। और ये पॉलिसी भी बनाई गई कि हम वर्ल्ड मार्केट के लिए ओपन रहेंगे, यानी कोई कंट्री हमें किसी चीज का ऑर्डर करे या हमसे एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करना चाहे तो हम उसके साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। Pakistan's exports would have been at least $100 billion instead of paltry $13-14 बिलियन। वो पाकिस्तान की जो डॉलर है वो एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए थी, मतलब इतनी एक्सपोर्ट की इसको जरूरत थी कि इतने परसेंट कमाए, लेकिन वो अभी 13-14 बिलियन पे थे। Had the population growth rate been reduced from 3% to 2%। अच्छा, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट था वो जरा कम हो गया था, 3% से 2% पे आ गया था। प्रॉब्लम्स ऑफ कंजेशन एंड शॉर्टेज इन द लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सर्विसेज वुड हैव बीन अवॉइडेड। अच्छा, जो प्रॉब्लम था शॉर्टेज का, जगह की शॉर्टेज का और इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज का, लाइक रोड्स, ब्रिजेस और रिहाइश घर वगैरह, सोशल सर्विसेज, हेल्पलाइन सर्विसेज और पुलिस, एम्बुलेंस, इस टाइप की जो सर्विसेज होती है, सोशल सर्विसेज, इन चीजों को जरा अवॉइड किया गया, इनके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा था। द पुअर वुड हैव obtained better access to education and health and the incidence of poverty would have been much lower than what is today। अगर इन चीजों पे फोकस किया जाता, सोशल सर्विसेज के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के ऊपर, जो गरीब लोग हैं वो भी एक्सेस कर सकते थे एजुकेशन की तरफ, मतलब उनको बताया जाता है कि आपके पास ये जराए हैं, आप इस तरह से फ्री या कम पैसों में एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, और उस एजुकेशन को हासिल करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, अपनी सेहत का किस तरह से ख्याल करना है,
तो इन सब चीजों की तरफ गवर्नमेंट की तरफ से इन पे तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से पॉवर्टी लेवल जो है वो ज्यादा कम ना हो सका, और पॉवर्टी में भी लोग एजुकेशन और इन सब चीजों से दूर रहे। बट एज इफ दिस निग्लेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज नॉट इनफ। अच्छा, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इस तरह से इसको निग्लेक्ट करना, इसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, के इंसानों के ऊपर काम करना, के इंसान को किस तरह से एक बेहतर इंसान बनाना है, उसको किस तरह से जिंदगी की आसाइशें देनी है, या उसको किस तरह से जो है एक पर्सनैलिटी बनाना है। ठीक है, जैसे आप ये समझ लें कि किसी बच्चे की बात करें या किसी रॉ मिनरल की बात करें। अल्लाह ताला ने हमें पहाड़ों में बहुत सारे मादनियात दिए, नमक भी है हमारे पास, तो कोयला भी है, और कहीं हीरे की कारें, कहीं थोड़ा बहुत सोना भी निकल जाता है, मगर ये सब बिल्कुल रॉ फॉर्म में निकलते हैं। अब आप किसी को बोले, किसी खातून की बात करें, आप लेडीज को जो है कोई जमीन से सोना निकाले और डायरेक्ट उनको दे दें, ये लो भाई हम तुम्हें सोना गिफ्ट में दे रहे हैं, तो वो सोने का क्या करेगी? उसको बेच सकती है, बेच के पैसे ले सकती है, लेकिन उस सोने को वो पहन नहीं सकती, उसको पहन के जो है उसको पहन ही नहीं सकती। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उस सोने की तलाश तलाश करना जरूरी है, यानी वो पहले सुनार के पास जाए, पहले उसका जो रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट किया जाए किसी सही फॉर्म में, उसके बाद उससे कोई अच्छी खूबसूरत सी चीज बनाई जाए और फिर आप उसको गिफ्ट करें, तो उस गिफ्ट की वैल्यू कुछ और होगी। सेम इसी तरह बच्चों की बात है, कोई छोटा बच्चा जब दुनिया में आता है, तो अल्लाह ताला ने आपको समझ ले एक फूल, एक फरिश्ता दे दिया होता है, आप और आपको इख्तियार दिया होता है, आप उसको अपने हिसाब से तराश तराश के जैसा बनाना चाहते हैं बनाना। अगर वो बच्चा किसी जो है चोर डाकू के घर में आएगा, या किसी ऐसे बंदे के घर में आएगा जिसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी, जो बात गाली दे के करता होगा, तो वो बच्चा भी उसी तरह से परवान चढ़ेगा, वो भी इसी तरह का होगा। एक कोई रेयर केस में कोई एक अलग से हो जाए तो एक अलग बात। ठीक है, और अगर वो बच्चा जो है किसी एजुकेटेड फैमिली के अंदर आए, उसके माँ बाप या उसके घर वाले उसकी तरबियत के ऊपर ध्यान देते हैं, उसको अच्छे बुरे की तमीज सिखाते हैं, और जो है उसके सामने गलत अल्फाज यूज नहीं करते, तो वो बच्चा भी वैसे ही बनता है। ठीक है, तो ये होती है ह्यूमन डेवलपमेंट। आपको एक ह्यूमन तो दे दिया गया है, लेकिन उस ह्यूमन को बनाना क्या है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो ह्यूमन या वो बच्चा जो है शुरू में ही किसी जो भिखारी फैमिलीज होती हैं, जो गदागर होते हैं, उनके हत्थे चढ़ गया, तो वो भी भीख ही मांगेगा। लेकिन अगर वो किसी जो है पढ़े लिखे घराने में चला गया, किसी डॉक्टर या इंजीनियर के घराने में चला गया, तो वो भी कोई पढ़ा लिखा ही बंदा बनेगा। ये एक अलग बात है, मैंने बताया ना कि रेयर केसेस में कुछ होता है कि कुछ बच्चे खराब निकल गए, कि वो घर वाले तो सब अच्छे हैं लेकिन वो गलत राह पे निकल गए, वो एक बात की बात है, लेकिन एक जनरल कॉन्सेप्ट जो है वो ये। तो इनको ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर तवज्जो देनी थी गवर्नमेंट को, उन्होंने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, ना इनकी स्किल्स ग्रोथ पे तवज्जो दी। अब आप कोई भी बंदा जब वो एडमिशन लेता है, या 9 मैट्रिक कर लिया उसने, जनरली सबने पढ़ लिया, उसके बाद उनको फील्ड चूज करनी होती है, वहां पे आता है काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग का टाइम। अगर उस टाइम कैरियर काउंसलिंग दी गई, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, हम इंजीनियर बनेंगे, हम डॉक्टर बने, अब और बहुत सारी फील्ड्स आ गई है, हम किस और फील्ड में जा सकते हैं। अब वो चले गए किसी ऐसी फील्ड में, देखा हाँ हमारा दोस्त वहां जा रहा है, लेकिन हमें अपनी स्किल्स का अंदाजा नहीं था, कि हमें यार ये तो प्रोग्रामिंग अच्छी है, लेकिन बच चले गए हम मेडिकल के अंदर। अब वो हमसे जोलॉजी और बॉटनी इन सब चीजों के रट्टे नहीं लग रहे, हम क्या करें? ठीक है, तो फिर हम अपने आप को एक डल और फेल स्टूडेंट समझने लगते हैं, जबकि डल और फेल कोई भी नहीं होता, सिर्फ हर किसी की स्किल अलग होती है, अपनी स्किल को पॉलिश करने की जरूरत होती है। तो बात तो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट की आई थी, लेकिन ये लेक्चर थोड़ा दूसरी तरफ चले गए, पर ये आप लोगों के समझने के लिए। बिगन टू स्लिप इन ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स, रेवेन्यूज एंड डेवलपमेंट spending, and got interrupted into external and domestic indebtedness। तो कंट्री ने क्या किया, वो इन सब चीजों की ग्रोथ में पीछे रह गई। This was due to both fundamental structural and institutional problem, as well as to poor governance and frequent changes in political regimes। अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, अगेन मैं आप लोगों को, पता नहीं आप लोगों को पहले बताया या नहीं बताया, बाकी तमाम क्लासेस में मैंने सब स्टूडेंट्स को ये बोला हुआ है, जब भी आप कोई वीडियो लेक्चर मेरा सुने या किसी भी टीचर का सुने, आपके पास नोटबुक होनी चाहिए। टीचर ड्यूरिंग द लेक्चर आपको, या मैं तो ड्यूरिंग द लेक्चर आपको ये बता दूंगी कि इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन बन सकता है, इसका ये आंसर हो सकता है, तो आप उसी टाइम नोट डाउन कर लें। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन कोई मुझसे ये ना पूछे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें, ये कर दें आप, और ना ही कोई एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन पूरी पूरी वीडियोस देखने बैठे। आपके पास ये पीडीएफ मौजूद होगा, आपके पास आपके हैंड रिटन नोट्स मौजूद होंगे, आप उसको रिवाइज करें और पेपर देने आए। लास्ट टाइम पे वीडियोस देखने का कोई फायदा नहीं है, वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेंगे आपका। तो आप नोट डाउन कर लें हाथ के हाथ ही कि आपसे ये पूछा जा सकता है
कि 1990s में क्या ऐसी रीजन थी कि जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इन सारी चीजों के ऊपर जो है ग्रोथ उसकी अच्छी नहीं रही, या फिर इन सारी चीजों का नाम लिख के ग्रोथ एक्सपोर्ट रेवेन्यूज का लिख के कि ये क्यों राइज नहीं हो सके, ठीक है, या ह्यूमन डेवलपमेंट को इनफ ना करने की वजह से क्या लॉसेस हो सके हुए, तो ये सारी चीजें आपके पास है। तो मैं साथ के साथ यहाँ पे क्वेश्चंस फाइल भी बनाती हूँ ताकि वो आपसे शेयर कर सकूं कि इस लेक्चर का होमवर्क क्या है या इस लेक्चर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। होमवर्क मीन्स आपने अभी नोट डाउन में नोटबुक में करना है अपनी मेमोरी के लिए, ये मुझे सबमिट नहीं करवाना। ये नहीं कि आप एक लाइन का आंसर लिख दें, आंसर को प्रॉपरली उसको पढ़े कहीं से भी, यहाँ से पढ़े या कहीं और से, और तकरीबन एक पैराग्राफ का आंसर होना चाहिए। दिस वाज ड्यू टू बोथ फंडामेंटल स्ट्रक्चर, ये सारी इसकी रीजन है। फंडामेंटल स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स थी और पुअर गवर्नेंस थी, फ्रिक्वेंट चेंजेस इन पॉलिटिकल रेगुलेशंस और पॉलिटिकल चेंजेस आ रही थी, अक्सर ही आ जाती थी। कभी कोई लीडर हट गया, कोई दूसरा लीडर बन गया, कोई पार्टी के अंदर कोई चेंजिंग आ गई। विद शॉर्ट लाइफ स्पैन सक्सीडिंग गवर्नमेंट्स वर hesitant, if not outright unwilling to take tough and unpopular economic decisions to set the economy right। फिर ये भी हुआ कि हमें अक्सर जो है गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा टफ और ऐसे इकोनॉमिक डिसीजन लेने लेने पड़े जो कि अनपॉपुलर थे, यानी इससे पहले सुने नहीं थे कि ये डिसीजन भी लिया जा सकता है, इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए ये भी किया जा सकता है, वो सब भी करना पड़ा। मोर ओवर द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 2 or 3 years was clearly inadequate for implementing meaningful policy और institutional changes। अच्छा, अब एक और बात भी है कि जब कोई भी पॉलिटिशियन आते हैं या कोई भी एमएनए वगैरह सिलेक्ट होता है इलेक्शन में, तो वो 5 ईयर के लिए होता है। अब वो पहले 1 साल तो उसका सबसे मिलने जुलने अपनी पॉलिसीज बनाने में लग जाता है, ठीक है। फिर इतने सारे इदारे, इतना बड़ा मुल्क है, उस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा। तो जो 2-3 साल का लाइफ स्पेन है वो तो सिर्फ इसी उसमें लग जाता है कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया कैसे जाए। जब वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट होना शुरू होती है, इम्प्लीमेंट होने के बाद पता चल रहा होता है कि भाई इससे क्या फायदे क्या नुकसान है, कोई नुकसान या कोई हर्डल्स आ रही होती है तो उनको सही किया जाता है, करते करते उनके 5 साल पूरे हो जाते हैं। अब उस पॉलिसी का जो रिजल्ट है वो आना शुरू हो, उससे पहले ही क्या होता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। अब जब नई गवर्नमेंट आएगी तो लाजमी बताएगी कि कुछ पिछली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, हालांकि पिछली गवर्नमेंट ने वो चीजें इम्प्लीमेंट करना शुरू की थी, उनका असर आने का थोड़ा सा टाइम था, उनका जो रिएक्शन है वो आने का टाइम था। तो उस टाइम पे उनकी गवर्नमेंट चेंज हो गई। अब जो नई गवर्नमेंट आएगी वो अपनी न्यू पॉलिसी देगी, फिर न्यू पॉलिसी इंप्लीमेंट होने में इतना टाइम लगेगा और हर 5 साल बाद यही होता रहेगा, और इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आपकी बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है। जिस टाइम पे इलेक्शन होते हैं उस टाइम पे देख रहे होते हैं कि जो आपके शेयर्स की मार्केट है वो बहुत ज्यादा गिरी हुई होती है, कोई ऐसा सीन हो जाए कि पॉलिटिकल, उस टाइम पे मार्केट्स आपकी की गिर जाती है, शेयर मार्केट। तो इसकी एक रीजन यही भी है और बाकी 2-3 रीजन हमने ऊपर लिख दिए, तो उस क्वेश्चन के आंसर में सारी चीजें मेंशन करनी है। अच्छा, अब जब पाकिस्तान की सिचुएशन इकोनॉमी के लिहाज से बहुत वर्स्ट होती गई, तो उसके बाद अच्छा क्या होता है कि जब इकोनॉमी के लिहाज से कोई भी कंट्री बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में पहुंच जाए और जो उसकी सिविलियन गवर्नमेंट है उससे वो कंट्रोल ना हो, तो आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस होती है वो पूरे मुल्क का कब्जा ले लेती है। वैसे तो आर्म्ड फोर्सेस को और सिविलियंस को अलग रखा जाता है कि आर्मी का काम क्या है कि वो अपने जो सरहदें हैं उनकी हिफाजत करें, लेकिन जब देखते हैं कि सिविलियन काम सही नहीं कर रहे या कोई इस तरह की मिस्टेक कर रहे हैं जिससे मुल्क को नुकसान हो सकता है, मुल्क को खतरा हो सकता है, तो उस टाइम पे आर्मी अपने कंट्रोल में ले सकती है। तमाम इदारों को और जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको फायर भी कर सकती है, उनकी जगह अपने लोग भी बिठा सकती है, अपनी नई पॉलिसीज भी ला सकती है। तो ऐसा ही कुछ 1998 के बाद हुआ। वो कब हुआ कि जब 1998 में अब्दुल कदीर खान ने पहला न्यूक्लियर बम ब्लास्ट का एक्सपेरिमेंट किया, तो उसके बाद जो बाकी सारी कंट्रीज थे ना वो उनसे कट गए, या ये कह लें कि उन कंट्रीज ने इसकी मुखालफत की, क्योंकि सबको ये डर था कि पाकिस्तानी दुश्मन ममालिक ज्यादा थे, उनको ये खतरा था कि पाकिस्तान जो है पीसफुल इन्वायरमेंट को खत्म करना चाहता है और वो बम ब्लास्ट कर देगा या तो इंडिया के ऊपर, या ये अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सभी इस तरह की कंट्रीज थे जिससे उस टाइम पे जो इसके बाउंड्री कंट्रीज हैं, तो लोगों ने इनकी फेवर नहीं की।
The aftermath of this last lead to the further economic isolation of Pakistan. इसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन जो है ना बहुत ज्यादा खराब होने लगी. Economic sanctions were imposed against Pakistan by the Western government. By the late 90s, Pakistan had entered almost a critical state of. अच्छा उसके बाद पाकिस्तान जो है 1990 तक इतनी ज्यादा क्रिटिकल स्टेट में चला गया कि समझ लो कि एक पैरालाइज हो जाए. यानी वो हर तरह से उसके जो इख्तियार है वो खत्म होता जा रहा था. डिफरेंट कंट्रीज के साथ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतनी ज्यादा नहीं हो रही थी. पाकिस्तान के अपने अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल कम होके रह गई थी, जिससे जो है इनकी बका का सवाल पैदा होना शुरू हो गया था कि क्या पाकिस्तान बच भी पाएगा या नहीं पाएगा. इसने अगर कोई लोन वगैरह लिए हैं वो किस तरह से पे करेगा. देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन वर्कर्स रेमिटेंसेस, और लोगों की तनख्वाहों में और इन सब चीजों में और एक्सपोर्ट में इन सब पे बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पड़ा. आईएमएफ प्रोग्राम एंड वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस वर सस्पेंडेड. आईएमएफ प्रोग्राम ने और वर्ल्ड बैंक ने इन दोनों ने जो है हाथ धो लेके हम मजीद लोन नहीं दे सकते और जो लोन दिया हुआ है वो उनको वापस करना है. बिलेटरल डोनर्स हैड टर्मिनेटेड देयर एड, और जो डोनर्स थे वो भी बैरूनी ममालिक के असर की वजह से उन्होंने एड देना बंद कर दी, जिनकी एड से हमारे बहुत सारे काम हो रहे थे. वाइल डेब्ट पेमेंट्स ड्यू वर in far excess of the liquid foreign exchange resources the country possesses. Pakistan was almost at the brink of default on its external payments. और उसकी अपनी कुछ external payments थी उसमें भी वो डिफॉल्टर करार हो गया. Economic growth was anemic. Debt ratios were alarmingly high. मतलब ज्यादा खतरे की हालत में थे कि उसके पास बहुत ही कम पैसे बचे थे. द इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी हैड वंस अगेन रिसन टू 32%. और जो गुर्बत की जो परसेंटेज थी वो 32% पे रेज होके 32% पे चली गई. It was at this stage the military government under General Pervez Musharraf assumed power in October 1999. जनरल परवेज मुशर्रफ उस वक्त एक काफी अच्छे आर्मी चीफ थे जो कि बैरूनी ममालिक के लोगों से भी आंख मिला के बात करते थे. इनके स्पीचेस के अंदर भी ये चीज है कि वो उससे बहुत ज्यादा कह लें कि रोब में बात करते थे, किसी से दब के बात नहीं करते थे. या किसी कंट्री की कोई मीटिंग है वहां पे उसी हिसाब से इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी. इंग्लिश में स्पीचेस करना या कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना, क्योंकि ये तो एक आर्मी के बंदे थे, तो इन्होंने ओवरहेड ले लिया तमाम. और जो है जितने भी इदारे थे उन सबको समझ लें कि नॉन प्रोफेशनल करके अपने लोगों को बिठा के और पॉलिसी को किसी हद तक इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कंट्रोल किया. वो कैसे किया वो हम आगे देखते हैं. द इनिशियल पीरियड वाज डिवोटेड बाय द इकोनॉमिक टीम ऑफ द न्यू गवर्नमेंट इन मैनेजिंग द क्राइसिस एंड मेकिंग श्योर दैट द कंट्री अवॉइडेड डिफॉल्ट. तो क्या किया इनिशियली उन्होंने कि इकोनॉमी की एक टीम बनाई गवर्नमेंट ने, और उसका काम क्या था कि वो क्राइसिस को मैनेज करे. कि जैसे स्टील मिल इतने क्राइसिस में चली गई कि उसके पास मजीद पैसे नहीं थे कि वो वर्कर्स की सैलरी दे, वो जो रॉ मटेरियल है उसको इम्पोर्ट करवाए या बिल्स दे और अपनी कंपनी को मजीद चलाए. तो स्टील मिल के काफी सारे मुलाजमीन को भी निकाले गए. जब भी कोई कंपनी बंद होने वाली होती है, ये बहुत ज्यादा क्राइसिस में चली जाती है, तो क्या होता है कि उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो उनको कुछ अमाउंट देके कंपनी से जॉब से फाइल कर देते हैं. ठीक है, तो वहां पे भी कुछ इस तरह के काफी सारे इदारों में ऐसा हुआ कि लोगों को हटाना पड़ा कि हम मजीद वर्कर्स की परमानेंट सैलरी नहीं दे सकते. उनके फंड से जो पैसे कटे हुए थे वो उनको दिए थे. A comprehensive program of reform was designed and implemented with vigor and pursued in earnest so as to put the economy on the path of recovery and revival. The military government did not face the same constraints and compulsions as the politically elected government. Military government जो थी वो जो है सेम उसके उसके इख्तियारात अलग होते हैं, वो कोई भी एक्शन ले सकती है. और जबकि जो सिविलियन गवर्नमेंट होती है उसे कोई भी काम करने से पहले तमाम लोगों से राय लेनी पड़ती है, तमाम लोगों से अप्रूव करवाने पड़ते हैं. लेकिन मिलिट्री गवर्नमेंट जस्ट ऑर्डर देके अपना काम करवा सकती है. इलेक्टेड गवर्नमेंट के मुकाबले में इनके इख्तियारात ज्यादा होते हैं. इट वॉज देयरफॉर बेटर सुइटेड टू टेक अनपॉपुलर डिसीजन सच एज इम्पोजिंग जनरल. अच्छा, इनको फिर कुछ अनपॉपुलर डिसीजन भी लेने पड़ते हैं. आवाम के ऊपर सेल्स टैक्स लगाना, फौज की बात से फौज से आवाम उतना नहीं लड़ सकती. लेकिन अगर यही काम दूसरे पॉलिटिकल करें तो आपस में पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं. Raising prices of petroleum utilities and removing subsidies so badly needed to bring about fiscal discipline and reduce the debt burden. डेब्ट का बर्डन किस तरह, डेबिट क्रेडिट होता है ना, ये वाला डेब्ट है, उसका बर्डन किस तरह से रिड्यूस किया है कि आवाम से ही जाहिर है सबने मिलकर कंट्रीब्यूट करना है.
तो टैक्सेस रेस किए गए और पेट्रोल की प्राइस हाई की गई, यूटिलिटीज और जो सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही थी डिफरेंट चीजों की वजह से, यूटिलिटी स्टोर होते हैं वहाँ पे थोड़े कम पैसों में चीजें मिल जाती हैं, वो खत्म कर दी गई या फिर उनके पैसे बढ़ा दिए गए। तो उससे जो पैसे मिले उससे कंट्री को फिर चलाया गया। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक वर इनवाइटेड टू, फिर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को दोबारा से परवेज मुशर्रफ की तरफ से यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से कांटेक्ट किया गया कि हम आपसे जैसे दोबारा जो भी हमारा मुआहदा है या हम आपसे लोन लेते हैं या हमने लिया हुआ है, आपसे दोबारा कांटेक्ट करना चाहते हैं, या ये कह लो कि उनको दोबारा इनवाइट किया गया कि हम निगोशिएशन करते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो हम इतना नहीं कर सकते, या इतनी ज्यादा सेल्स टैक्स नहीं बढ़ा सकते, या आवाम को जो है जो आपकी अमाउंट है वो हम इतने दिन में नहीं दे सकते, तो हम निगोशिएशन करके कोई एक ऐसी राह निकाल लेते हैं जिससे पाकिस्तान भी सेव हो जाए और जो आपकी पॉलिसी है, क्योंकि आप एक दफा ले चुके हैं या लेना पड़ रहा है आपसे कर्ज, तो मजबूरी है। तो इस तरह से उनको एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स या एडजस्टमेंट पॉलिसीज बना के गवर्नमेंट की तरफ से पेश की गई, और वो फिर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने दोबारा से हमारा साथ दिया। Although the canvas of reform in Pakistan was vast and corrective action required on a number of fronts, there was a consequence effort to focus on achieving macroeconomic stability. तो हमने इस तरह से एक बहुत स्मॉल एफर्ट थी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए। ऑन सर्टेन की प्रायोरिटी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड इम्प्रूविंग इकोनॉमिक गवर्नेंस। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इंक्लूडेड प्राइवेटाइजेशन। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है उसके अंदर क्या क्या किया गया है, प्राइवेटाइजेशन किए हैं, जो गवर्नमेंट की इदारे थे वो काफी सारे प्राइवेटाइज हो गए, लाइक आपका केएससी है, के इलेक्ट्रिक कन्वर्ट हो गया, वो उसी टाइम पे हुआ है उसके बाद हुआ, वो एक अलग कहानी है, इतना मुझे उसका सन वगैरह याद नहीं है। और भी बहुत सारे इदारे थे जिनको प्राइवेटाइज किया गया। प्राइवेटाइज करने का फायदा क्या होता है कि आवाम में से कोई ऐसा बंदा या ऐसे लोग, बहुत सारे अमीर लोग होते हैं उनके पास अपनी जायदादें हैं, अपने पैसे हैं, या उनके लोग बाहर काम करते हैं, बाहर ममालिक में रहते हैं, वहां से फंड मिल रहा है, तो आप एक प्राइवेटाइज कर लेंगे तो तनख्वाह जो है गवर्नमेंट को नहीं देनी होगी, यानी आप जो जनरल आवाम है उसके सेल टैक्स से सैलरीज नहीं जाएंगी, उसके सेल टैक्स से बिल नहीं पे किए जाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि जिस बंदे ने ये ली होगी उसका मुनाफा भी ऑब्वियसली वही रखेगा जो उसको मिलेगा, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट भी करनी होगी। तो गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट कर रही है सब जगह, या वर्कर्स को सैलरी दे रही है, या पेंशन दे रही है, जीडी फंड दे रही है, और भी चीजें हैं जो गवर्नमेंट किसी एक अगर ऑर्गेनाइजेशन को चला रही होती है तो उसको करना पड़ता है। तो जब वो इदारा ही प्राइवेटाइज हो जाएगा तो गवर्नमेंट को ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए काफी सारे इदारे जो है उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिए। फाइनेंशियल सेक्टर रिस्ट्रक्टिंग, और फाइनेंशियल सेक्टर को दूसरी तरीके से बिल्ड किया गया। ट्रेड लिबरलाइजेशन पिकिंग अप पेस टूवर्ड्स deregulation of the economy एंड जनरली मूविंग टूवर्ड्स अ मार्केट लीड इकोनॉमिक रिजन, और फिर वो मार्केट लीड की तरफ, यानी मार्केट की जो नीड है एज अ इकोनॉमी डेवलपिंग स्टेट उसको पूरा करने लगी। आई स्टैंड बाय आईएमएफ प्रोग्राम वाज पुट इन प्लेस इन नवंबर 2000, और फिर आईएमएफ को एक स्टैंड बाय प्रोग्राम दिया गया 2000 में। ये 2 साल की कहानी थी कि 1998 से 2000 तक किस तरह गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया या इकोनॉमी को रेस करने में डिफरेंट उसने स्टेप्स लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहीं से बन जाता है। नाइनटीन नाइनटी एट एंड what steps they took for the economic growth। कंफर्म कर लेते हैं 1988 है कि 1998 है। 1998 ही हो, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ। 1998 से हालात बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हुए इकोनॉमी के, और उसके बाद 1999 में परवेज मुशर्रफ ने इसका टेक ओवर ले लिया। और फिर
2000 तक इन्होंने ये सब चीजें की कि वर्ल्ड बैंक और IMF हमारे पास दोबारा रिकनेक्ट हो गए। अच्छा, क्या प्रोग्राम बनाया विच वाज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड फॉलोड बाय अ 3 ईयर पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी। वो प्रोग्राम का नाम था पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी विच वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन दिसंबर 2004 और 2004 में प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड दैट पाकिस्तान, ये एक फख्र की बात है, पाकिस्तान डिसाइडेड नॉट टू ड्रॉ डाउन द लास्ट टू ट्रेंचेस ऑल्सो इट वाज एलिजिबल टू डू सो। कोई लास्ट टू ट्रेंचेस थी जो कि पाकिस्तान विड्रॉ कर सकता था, मगर उसने जो है विड्रॉ नहीं किया। The IMF has also decided that Pakistan will not be subject to the usual post-program monitoring due to its good economic standing। अच्छा, जिससे क्या होता है कि वो प्रोग्राम की मॉनिटरिंग या जो भी चल रहा होता है वो करते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टैंडिंग जो थी वो गुड हो चुकी थी, अच्छी हो चुकी थी, इस तरह से IMF ने जो है उनको अपनी टीम में ही इंक्लूड रखा और उनकी कोई ज्यादा ऐसा नहीं किया कि कोई प्रोग्राम उनका लोन का बंद किया हुआ है कुछ किया। पाकिस्तान इकोनॉमिक टर्न अराउंड ड्यूरिंग द लास्ट 5 years इज even more impressive because the country was faced with a critical and fragile regional and domestic environment with constant threats to security। अच्छा, पाकिस्तान की जब इकोनॉमिक हालत खराब होना शुरू हुई थी तो उनको सिक्योरिटी के थ्रेट्स भी होने आने लगे थे, क्योंकि इस हालत में अगर जंग होगी तो वो तो अपने मुल्क को बचा ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास ना तो फौजियों को कंट्रोल करने के लिए या उनको असला देने के लिए कोई चीज सरमाया था, रिसोर्सेज नहीं थी। लेकिन जब इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो गई तो उनके जो सिक्योरिटी थ्रेट्स थे वो भी कम होना शुरू हो गए। एज रिजल्ट ऑफ प्लेइंग की रोल एज अ फ्रंट लाइन स्टेट इन द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, और वो जो है वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में फ्रंट लाइन पे आ गए। यानी उस टाइम पे आप ये बहुत ज्यादा था, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के जो अफगानियों की भी जंग चल रही थी वहां बॉर्डर के ऊपर। तो ये सब चीजें थी जिसमें पाकिस्तान ने बिल्कुल एकदम समझ ले कमर मजबूत करके वो खड़ा हो गया था, जो इसकी मिलिट्री गवर्नमेंट थी वो, और उन्होंने जो है दहशतगर्दी का हर तरह से मुकाबला किया था। अब प्रोलॉन्ग एंड सीवियर ड्रॉट, उस टाइम पे ड्रोन हमले और ये सब चीजें बहुत कॉमन हो गई थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पे बहुत ज्यादा जंग थी। टेंशंस विद इंडिया एंड हाई ऑयल प्राइसेस, अच्छा इंडिया के साथ भी यही जंग वाली कंडीशन थी, और ऑयल प्राइसेस बढ़ा दी गई थी पेट्रोलियम मसनूआत की, तो वो ताकि पाकिस्तान क्योंकि ऑयल जो है इम्पोर्ट करता है तो उसके ज्यादा पैसे खर्च हो। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ऊपर एक टर्म यूज हुई थी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वो टर्म क्या है वो यहाँ पे बताई जा रही है। अच्छा, लेक्चर में भी विल एंड इन 5 मिनट, तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा फिर हम वो सेकंड वीडियो में देख लेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हैज बीन अचीव्ड थ्रू रिडक्शन इन fiscal deficit, acquiring a surplus on the current account balance of payments, lowering of inflation, and a transformation of external debt profile. These have been brought about partially through the support of international financial institutions and the Paris Club creditors, which significantly eases the external payment position that had been a major and consistent risk to the economy since 1998। 1998 से जो इकोनॉमी के कंस्टेंट्स फिक्स थे उनको दूर किया गया। किस किस तरीके से? करंट अकाउंट का जो बैलेंस था उसके सरप्लस अमाउंट से, और इन्फ्लेशन रेट को कम करके, एक्सटर्नल डेब्ट प्रोफाइल्स जो थी उनको ट्रांसफॉर्म किया गया, और इसके लिए आपको जो सपोर्ट मिली वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिली और पेरिस क्लब से। फिस्कल डिफिक्ट वाज रिड्यूस्ड बाय परसुइंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सेट ऑफ पॉलिसी। अच्छा, हम मजीद इसकी उसमें नहीं जा रहे, आप ऐसा करें कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाला जो ये हेडिंग है ना ये हम स्किप कर रहे हैं, इतनी ज्यादा हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, बस पाकिस्तानी इकोनॉमी को डिस्कस करना है। अच्छा, बस ये देख लेते हैं जो रेशो था, डेब्ट रेशो 100 पर वो कम होना चाहिए, वो 100% पे चला गया था, जो कि इन 5 ईयर टाइम में कम होके जीडीपी रेट जो था वो 60% पे आ गया था। जीडीपी की 100% पे चला गया था डेब्ट रेट, और वो कम होकर 60% पे आ गया। और फिर जो आपकी एक्सचेंज रेट पॉलिसी थी, ट्रेड रेट पॉलिसी थी, वो सब भी जो है वर्ल्ड बैंक से अप्रूव होके फिर चलना था, तो उसके लिए भी पाकिस्तान जो है अच्छा काम करना शुरू हो गया था।
अच्छा अब ये वाली हेडिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, हमने क्या करा था जब मतलब जनरल परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट ने क्या करा था कि जब उन्होंने टेक ओवर ले लिया था गवर्नमेंट से, तो उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए उन्होंने जो जो स्टेप्स लिए थे उनमें कुछ स्टेप्स क्या थे कि उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया था, डीरेगुलेशन किया था और लेबराइजेशन किया था। प्राइवेटाइजेशन मैंने आपको बताया, कंपनियों को प्राइवेटाइज कर दिया था, गवर्नमेंट के अंडर से निकाल दिया था, तो उससे ये हुआ था कि उनकी टैक्सेस और ये सब चीजें, सैलरीज, ये सब एक प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट जो भी पर्सन होगा वो देखेगा। डीरेगुलेशन और लिबरलाइजेशन, ये वही के लेबर्स को जितनी जरूरत है उतने रखें, ज्यादा नहीं रखने, इन सब चीजों में कट ऑफ किया गया। मुशर्रफ गवर्नमेंट एक्टिवली परसुएड एंड एग्रेसिव, अब वो एक एग्रेसिव मोड भी कहलाएगा उनका, लोग गुस्से में भी होंगे कि हमारे ऊपर ऑयल एंड टैक्सेस लग रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन मुल्क को बचाने के लिए स्टेप्स लेने पड़े। एग्रेसिव एंड ट्रांसपेरेंट प्राइवेटाइजेशन प्लान whose thrust was sale of assets in the oil and gas industries, में क्या क्या लोगों को अपने शेयर सेल करने पड़ेंगे, अपने एसेट्स शेयर सेल करने पड़ेंगे, इंडस्ट्री एज वेल एज इन द बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी सेक्टर्स टू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स, और नए इन्वेस्टर्स को यहाँ पे बुलाने की जरूरत है विद फॉरेन इन्वेस्टर्स, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्ट कर सकते थे। इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस, और फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनकरेज किया गया कि आप पाकिस्तान में आके इस प्रॉपर्टी को परचेज करें। जैसे कि मैंने आपको स्टील मिल का बताया कि इलेक्ट्रिक का बताया कि इनको प्राइवेटाइज करने की तरफ गौर किया गया। दिस प्लान वाज फॉलोड बाय द इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर जमाली, अच्छा हाँ मीर ऐसे कुछ नाम था उनका, मुझे याद आ रहा है, मीर जमाली करके या मीर जफर खान जमाली ऐसे कुछ थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर, एंड बाय द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज, और जो है ये शौकत अजीज, इनका भी नाम कुछ सुना सुना है जो है ये भी प्राइम मिनिस्टर थे। To demonstrate the seriousness of the government in encouraging foreign investment flows in Pakistan. अच्छा जी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो थी वो किस तरह से अपनी सीरियसनेस शो करना चाहती थी कि हम वाकई पाकिस्तान के इकोनॉमी वाले मसले को खत्म करने के लिए सीरियस हैं। There has been a major and perceptible liberalization of the foreign exchange regime. Foreign investors can now bring in and take back their capital, remit profits, dividends and fees, etc. विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है ऐसा ना हो कि वो अपना पैसा लगाएं और फिर हम वो इस बात से डर रहे हो कि हम अपना पैसा यहाँ लगा दें और फिर तरक्की नहीं हुई या कोई मसला हुआ तो हम अपनी हमारे पैसे डूब जाएंगे। तो उनको ये कहा गया कि आप जो है अपना कैपिटल अमाउंट, अगर आपको मसला हो तो आप यहाँ से वापस ले जा सकते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैन ऑल्सो एंटर एंड एग्जिट द मार्केट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। आप जो है इन्वेस्टर जो है मार्केट में एंटर हो, लेकिन आपको मार्केट समझ ना आए, आप वापस जाना चाहें, अपना सरमाया वापस लेना चाहें, अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेना चाहें, तो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे नहीं होंगे कि आपको बॉन्ड कर दिया जाए कि आपको 3 साल 5 साल या 10 साल तक जो है जो इन्वेस्ट कर दिया है, चाहे आपको नफा हो या नुकसान, आपको इंडस्ट्री लेके चलनी है। इन द कराची स्टॉक एक्सचेंज, हाँ जो मैं बता रही थी वो शेयर्स की वैल्यू को तो स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं ना, एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज, आज मार्केट गिर गई, आज की मार्केट ऊपर चली गई, तो इन सब चीजों पे डिपेंड कर रही होती है। विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ US $33 billion, over 650 listed companies showed average return of 15% that were higher than those in most emerging countries। मतलब इतनी ज्यादा माशाल्लाह से फिर पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज इंक्रीज हो गई के 15% ज्यादा हायर रेट हो गया इसका इमर्जिंग कंट्रीज से भी ज्यादा। दिस मेक्स पाकिस्तान एन अट्रैक्टिव प्लेस टू इन्वेस्ट। फिर पाकिस्तान जो है मतलब उन 5 सालों में परवेज मुशर्रफ ने या मिलिट्री गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा काम करके दिखाया कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी ज्यादा हो गई कि जहाँ तो पाकिस्तान डूबने वाला था, खत्म होने वाला था, लोग उस पर अटैक करने वाले थे, जंग करने वाले थे और पाकिस्तान को सिपाही हस्ती से मिटाने वाले थे, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से वो एक ऐसी प्लेस बन गई जहाँ फॉरेन्स जो थे वो इन्वेस्ट करना आना चाहते थे एज पार्ट ऑफ द। और ये सिर्फ क्या था, पॉलिसीज की, पॉलिसीज आपकी इतनी स्ट्रांग हो, एक्शन आपका इतना स्ट्रांग हो और वो इतना अच्छा हो कि वो वर्क कर जाए। एज पार्ट ऑफ दिस लिबरलाइजेशन नॉन रेजिडेंट्स एंड रेजिडेंट्स आर अलाउड टू मेंटेन एंड ऑपरेट फॉरेन करेंसी डिपॉजिट अकाउंट्स एंड अ मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट इन द इंटरबैंक मार्केट इज एट वर्क। अच्छा, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट होता है वैल्यू का, वो आप यूज करके और क्या नाम है फॉरेन कंट्री में अगर आप करेंसी डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, वहां से पैसे यहाँ लाना चाहते हैं, वो सारे काम
अलाउ किए गए कि कर सकते हैं। The financial sector too has been restricted and opened up to competition. Financial sector जो था वो भी रिस्ट्रक्चर्ड हो चुका था, उसकी भी नई रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी सब बन चुके थे और अब वो कंपटीशन पे था। फॉरेन एंड डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक्स करेंटली ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। अच्छा, एक्सटर्नल बैंक्स भी पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपनी ब्रांचेस खोल ली थी और डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक्स भी काम करने लगे थे। सिर्फ एक एनबीपी यानी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं था, बल्कि डिफरेंट बैंक्स, मिदान बैंक और यूबीएल है और भी बहुत सारे बैंक है, इस्लामिक बैंकिंग, ये सब चीजें भी आ गई मार्केट में। The interest rate structure has been deregulated and monetary policy uses indirect tools such as open market operations, discount rates, etc. Domestic interest rates on lending have dropped to as low as 5% from 20%. पहले interest rate जो था वो 20% था, उसको कम करके 5% किया गया, substantially reducing financial cost of businesses. इसी तरह से तो बिजनेस स्टेब्लिश करने की जो फाइनेंशियल कॉस्ट लगानी पड़ती थी वो थोड़ी कम हो गई। सेंट्रल टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोसेस हैज बीन अ क्लियर प्रोग्रेशन टुवर्ड्स दी regulation of the economy. Prices of petroleum product, gas, energy, agriculture, commodities, and other key inputs are determined by market. Imports and domestic market of petroleum products have been deregulated and open up to the private sector. प्राइवेट सेक्टर को भी दावत दी गई, अलाउ किया गया कि वो अपने पेट्रोल पंप्स ओपन कर सकते हैं, अपनी डिटेल प्रोडक्ट्स मार्केट में ला सकते हैं। द मार्केट्स डोंट ऑलवेज फंक्शन इफेक्टिवली, और ये तो हर कंट्री का है कि मार्केट हमेशा इफेक्टिवली वर्क नहीं करती। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी एजेंसीज हैव बीन सेट अप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड एंड यूजर ऑफ यूटिलिटीज एंड पब्लिक सर्विसेज। ऐसी कमेटीज बनाई गई, एजेंसीज बनाई गई जो कि रेगुलेटरी कंट्रोल होंगी, यानी कि कंज्यूमर्स के राइट्स का ख्याल रखेंगे, उसके हिसाब से सब चीजों के प्राइसेस तय होंगे और पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।